नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर का ही सेकंड लेक्चर आपके सामने ला रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो पहला लेक्चर था वो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में डल चुका है, तो वहाँ से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हैंडल है अल्फा टू बीटा क्लासेस। सारी हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ भी देखने को मिलेंगी, जिनको आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई आपका कंपटीशन रिलेटेड डाउट है तो उसको आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं, डाउट ग्रुप एवी पर। और ये हमारा क्विज चैनल है A2V क्विज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई एग्जाम रिलेटेड क्विज देना है तो। ठीक है जी। अब स्टार्ट करने से पहले साथियों एक क्विक रिकैप मैं आपको देना चाहूँगा कि लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने इन्वेंटर्स के बारे में जाना था। दो इन्वेंटर्स हमने पढ़े थे, एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बेबेज। साथ ही साथ उसके बाद हमने पढ़ी थी साथियों इंस्ट्रक्शन साइकिल, कि एक सीपीयू में इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे काम करती है। उसके बाद हमने सीपीयू की यूनिट्स पढ़ी थी। सबसे पहले ALU, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, थर्ड मेमोरी यूनिट। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने टोटल 5 जनरेशन पढ़ी थी कंप्यूटर। उसके साथ ही साथ हमने काफ़ी बसेस भी पढ़ी थी साथियों। याद आ रहा है आपको मदरबोर्ड के बारे में? मैंने आपको बसेस के बारे में बताया था। इसमें हमने एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, इन सभी के बारे में पढ़ा था कि ये होती क्या है और इनका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद साथियों मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था लैंग्वेज के ऊपर, कि कंप्यूटर में 2 टाइप की लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इसके साथ एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको एग्जाम्पल के बारे में बताया था। ठीक है जी। हालांकि इसकी चर्चा हम विस्तार से बाद में भी करेंगे, बट यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको। जनरल लॉजिक गेट्स हमने काफ़ी विस्तार से पढ़े थे, और इसमें मैंने आपको लगभग 7 से 8 लॉजिक गेट्स जो हैं बताए थे विद ट्रुथ टेबल। ठीक है जी। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़े थे, लगभग 10 से 12 इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़े थे। स्टोरेज मेमोरी पर मैंने हल्का सा ओवरव्यू आपको दिया था। इसको विस्तार से आज हम अपने इस सेकंड लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। और आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा ना साथियों, वो 2 टॉपिक पर रहेगा। पहला है आपका प्रिंटर्स। ठीक है, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको हम डिटेल से पूरा कवर करेंगे आपको। ठीक है। और इस दूसरा जो है वो है मेमोरी। ठीक है, स्टोरेज मेमोरी के ऊपर पूरा आज आपको लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आज हम टच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों बिना किसी देरी के। एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसमें अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को बताता जाऊंगा तो आप उसको ध्यान से सुन भी सकते हैं। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रिंटर्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। प्रिंटर्स का काम आप सब जानते होंगे कि इसका काम होता है प्रिंट करना डाटा को, मतलब कोई भी आप इनपुट देते हो इसको, उस चीज़ को प्रिंट करना एक फिजिकल पेपर पर। अब साथियों जो प्रिंटर होते हैं ना ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर नाम से ही पता चलता है ये कुछ इम्पैक्ट करके फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते होंगे। और ये इम्पैक्ट कैसे कराते हैं? तो इनमें काफ़ी हैमर्स और रिबन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। इस इम्पैक्ट प्रिंटर के जो उदाहरण है वो कौन क्या क्या है? तो सबसे पहला है डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है लाइन प्रिंटर। ठीक है। तो डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है साथियों? डेजी व्हील में आपने देखा होगा एक सिलेंडर टाइप व्हील, मतलब पूरा रोटेटर होता है आपका। ठीक है, इस पर मार्क्स बने रहते हैं। ठीक है, और ये रोटेट करता होता है। तो जब भी एक पूरा टन ये लेगा तो ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा। तो 1 टन में ये रोटेट होने के बाद डाटा को प्रिंट कर रहा होता है। और एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें केवल टेक्स्ट को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैसा प्रिंटर बताओ जिसमें केवल टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो टेक्स्ट को केवल हम प्रिंट करेंगे डेजी व्हील प्रिंटर। उसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर साथियों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो स्टेशन मास्टर का रूम होता है ना, या फिर आप कभी जो आपके पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, उसमें आप कभी गए हो तो वहाँ पर जो प्रिंटर्स देखने को मिलेंगे वो यही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। इनमें आवाज़ भी आती है काफ़ी। ठीक है। और एक चीज़ और साथियों, ये जो प्रिंट करते हैं ना ये डॉट्स की हेल्प से प्रिंट करते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे पी प्रिंट करना है तो मैं ऐसे प्रिंट करूँगा। ठीक है। तो आप अगर इनको बारीकी से देखेंगे ना तो आपको ये डॉट्स दिखेंगे इनमें। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील। अब हम करेंगे लाइन प्रिंटर की बात। लाइन प्रिंटर एक लाइन में एक बार पूरी रो को प्रिंट करेगा, फिर दूसरी रो को, फिर तीसरी को, इस तरीके से वो शीट को कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो एक लाइन एक गो में ये प्रिंट करता है। और इसकी जब हम स्पीड पढ़ रहे होंगे ना साथियों अपने प्रिंटर्स की, तो वहाँ पर हम एक वर्ड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं LPM, लाइन पर मिनट। तो एक प्रिंटर कितने 1 मिनट के अंदर कितनी लाइन्स प्रिंट करता है, ये उसकी एफिशिएंसी को बताता है। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अब देखो साथियों,
पेन बेस्ड प्लॉटर, तो प्लॉटर सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लॉटर होता है। तो प्लॉटर और प्रिंटर में बस फर्क इस चीज़ का होता है कि इनको जो टास्क असाइन होता है ना साथियों, वो अलग अलग होता है। काम दोनों का प्रिंट करने का है, बट इसका जो यूज़ होता है ना वो काफ़ी बड़े लेवल की चीज़ों के लिए होता है। जैसे अगर मुझे कोई बड़ी ड्राइंग बनानी है, जैसे क्या होर्डिंग्स जो होती हैं, आपके बैनर्स आपने देखे होंगे काफ़ी बड़े बड़े, कार का कोई डिज़ाइन, ठीक है, कैड का या इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बड़ी कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें प्रिंट की जाती हैं ना साथियों, वो प्लॉटर की हेल्प से की जाती हैं, ठीक है। तो और ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, बट इनमें जो आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपको इमेज प्रोवाइड की जाती है, इसमें जो इमेज आपको प्राप्त होती है उसकी क्वालिटी जो होती है ना वो काफ़ी हाई एंड होती है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम डलता है, जो हार्डवेयर इसमें जो डलते हैं, जो कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं वो काफ़ी क्वालिटी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने कवर कर लिए। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है साथियों, इसमें ये लोग फिजिकली टच नहीं करेंगे, मतलब इसमें किसका हेल्प लेंगे, आपकी जो मटेरियल है उस मटेरियल को स्प्रे करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो इंक भी हो सकता है, ठीक है, वो इंक का पाउडर भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, वो हीट वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें थर्मल प्रिंटर को। तो थर्मल प्रिंटर नाम से ही पता चलता है ये हीट का यूज़ करेंगे प्रिंट को, डाटा को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और ये प्रिंटर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जनरली जो एटीएम की स्लिप होती है, होटल में जो आपको रिसीट दी जाती है, वो इन्हीं प्रिंटर्स की सहायता से मिलती है। और एटीएम की रिसीट को अगर कभी आपने हाथ लगाया हो ना, तो आप कभी देखना कि वो रिसीट बहुत गर्म होती है, ठीक है, वो इसी के चलते होती है। और साथ में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि थर्मल प्रिंटर के बाद जो आपको दिख रहा है ना इंकजेट प्रिंटर, इसमें और इस लेज़र प्रिंटर में केवल ये फ़र्क है कि इंकजेट प्रिंटर में जो हम इंक यूज़ करेंगे वो वेट होती है, जबकि जो लेज़र प्रिंटर होता है इसमें हम इंक पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसलिए इस लेज़र प्रिंट के जो प्रिंट आता है ना निकल के, उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इंकजेट प्रिंटर में जो प्रिंट निकल के आएगा उसको थोड़ी देर के लिए रखा जाता है ताकि वो जो इंक है वो सेट हो पाए। या फिर आपने कभी देखा हो, एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ था ही, और आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी भी आप देखना कि जब इंकजेट प्रिंटर से इंक कोई प्रिंट दिया जाता है ना, उसके बाद जो शीट पे प्रिंट आता है, अगर वो आपने हल्का सा भी हाथ लगा दिया तो वो इंक फैल जाती है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि वो वेट इंक यूज़ होती है वहाँ पर। बट यहाँ पर लेज़र प्रिंटर में ये चीज़ समस्या नहीं आती है, और एक ये बहुत फास्टेस्ट होता है और इसका प्रिंट जो होता है बहुत फाइनेस्ट होता है, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं यूवी प्रिंटर पे। तो यूवी प्रिंटर को यूज़ करते हैं साथियों, तो ये जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं ना, जितनी भी एजेंसी जो कोवर्ट ऑपरेशंस वगैरह करती हैं, वो एजेंसी जो हैं वो इनको यूज़ कर रही होती हैं। इसका काम क्या होता है, अब मान लो कोई प्रिंट दिया है मैंने, ठीक है जी, आपको लगेगा कि ये ब्लैंक शीट है, बट एक्चुअली में इस पर डाटा प्रिंट हुआ होगा। बट ये जो डाटा है ना, ये एक्सपोज कब होगा, बट ये डाटा जो है ये दिखेगा कब, जब इस चीज़ को एक्सपोज किया जाएगा यूवी लाइट, ठीक है जी। तो यूवी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। तो ये काफ़ी क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है ये प्रिंटर, और इसका एक स्पेसिफिक पर्पस ही होता है कि इसको इसलिए बनाया गया करके, ठीक है जी। अब ड्राई सब्लिमेशन प्रिंटर, ये एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि ड्राई सब्लिमेशन प्रिंटर जो है ना, इसका उपयोग होता है आपके जो क्लोथ्स होते हैं उस पर जो आपको प्रिंट दिखता है ना, तो उस प्रिंट को बनाने के लिए इस पर्टिकुलर प्रिंटर का जो है इस्तेमाल लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने क्या कवर कर लिए, हमने इम्पैक्ट प्रिंटर भी पढ़ लिए, हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी पढ़ लिए। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस और पूछे गए थे ना प्रिंटर से, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात, प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस उसमें नापा जाता है, और प्रिंटर की स्पीड। तो प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है ना साथियों, वो डॉट्स पर इंच में नापा जाता है। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे एक इंच पे, ठीक है, उतना ज़्यादा बढ़िया रेजोल्यूशन होगा उसका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि डॉट्स पर इंच, डीपीआई जो यूनिट होती है ये किसकी होती है, ये प्रिंटर के रेजोल्यूशन की यूनिट होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ आप सुनो, स्पीड जो होती है प्रिंटर की वो 3 उसमें नापी जाती है। सबसे पहली बात, कैरेक्टर पर सेकेंड सीपीएस में, लाइन पर मिनट, इसकी चर्चा मैंने स्टार्टिंग में की थी, पेपर पर मिनट, मतलब जैसे कोई लाइन प्रिंटर है, अगर वो एक प्रिंटर 1 मिनट के अंदर 10 लाइन प्रिंट कर रहा है, कोई दूसरा प्रिंटर है वो 1 मिनट के अंदर 20 लाइन प्रिंट कर रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, 20 लाइन वाले की। तो वहाँ पर स्पीड जो होगी, हम बोलेंगे कि जो सेकंड वाला प्रिंटर है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये जो कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं, ये जो मापदंड है ना, ये स्पीड को नापने के लिए है, किसकी, प्रिंटर की। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। यहाँ पर हमारा जो प्रिंटर वाला टॉपिक है ना साथी, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस पर, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले आपको मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी। जबकि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी। अब साथियों जो प्राइमरी मेमोरी है ना, ये सबसे मेन चीज़ इसकी ये है कि ये वोलेटाइल होती है, मतलब जैसी पावर लॉस्ट होगी, जैसी पावर जाएगी, डाटा जो है वो सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। अब डाटा जैसे ही वॉश आउट होगा
तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं वो क्या होता है, वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें डाटा तब तक और केवल तब तक रहेगा जब तक पावर ऑन है। और एक होती है रोम, ध्यान देना साथियों, रोम जो है ना वो भी प्राइमरी मेमोरी है, बट वो प्राइमरी मेमोरी किस टाइप की है, वो नॉन वोलेटाइल टाइप की प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसका काम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और इसका काम जो है वो हम अगली स्लाइड आएगी उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। अब साथ ही साथ हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में दो टाइप के एक्सेस किए जाते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है डायरेक्ट। तो ऐसी टेप्स या ऐसे मतलब कंपोनेंट्स जो कि सीक्वेंशियली एक्सेस करें चीज़ों को, जो सीक्वेंशियल एक्सेस अलाउड करते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, वो है मैग्नेटिक टेप्स और रील्स। और ऐसे कंपोनेंट जो कि डायरेक्ट एक्सेस अलाउ करते हैं वो कौन कौन से हैं, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क जैसे आपकी CD DVDs वगैरह, इलेक्ट्रिकल डिस्क जैसे आपकी हार्ड ड्राइव्स वगैरह, ठीक है, USB वगैरह। तो इनमें क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस अलाउड होती है। अब डिफरेंस ये, अब समझने वाली बात ये है कि सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में फ़र्क क्या होता है। तो साथियों देखो, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, 1 2 3 4, ये आप 4 डाटा समझ सकते हैं, ठीक है, ये इस ऑर्डर में। अगर मान लो मुझे इस चौथे डाटा को यूज़ करना है, तो साथियों एक बात बताओ, अगर मुझे सीक्वेंशियल एक्सेस में अगर मैं जाऊँगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन 3 डाटाओं से होके गुजरना पड़ेगा। पहले इन 3 को प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर चौथे की बारी आएगी। जबकि डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है साथियों, आप डायरेक्टली इस चौथे डाटा को उठा के एक्सेस कर सकते हो, इस डायरेक्ट चौथे डाटा को उठा के आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस होता है किसमें, सीक्वेंशियल एक्सेस में और डायरेक्ट एक्सेस में। अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर टाइम जो है ये कम लगेगा, इसलिए नॉर्मली क्या होगा, फास्ट देखने को मिलेगा, ये काफ़ी स्लोअर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब आगे बात करेंगे हम सबसे पहले रोम की। अब देखो साथियों, जो रोम है ना, इसके मेजरली 3 टाइप है, पी रोम, EP रोम और EEP रोम। अब देखो, पी रोम जो है ना साथियों, इसको बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इस रोम को साथियों एक और नाम से जाना जाता है, वो भी आप याद रखें, हालांकि उसको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, वोम। वोम नाम से किसको जाना जाता है, रोम को, ये रोम का दूसरा नाम है। और वोम की फुल फॉर्म होती है राइट वंस और रीड मेनी। ठीक है, एक बार हम इसको राइट करते हैं और रीड हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इसको कर सकते हैं। अब देखो साथियों, पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EP रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया, रोम जो है इसको केवल एक बार राइट किया जाएगा। और राइट कौन करता है इसको, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना इसका, वो राइट करके देता है, वो इसमें कुछ डाटा स्टोर करके देता है, वो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो प्री इंस्टॉल करके देता है। जैसे आपको पता होगा, जो आपका कंप्यूटर जब ऑन होता है तो आपके कंप्यूटर में सबसे पहला जो फंक्शन चलता है, जो सबसे पहला प्रोग्राम चलता है, वो है बायोस। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर में। तो बायोस जो चलता है ना, इस बायोस को इंस्टॉल किस में किया जाता है, तो ये रोम में ही इंस्टॉल किया जाता है साथियों। ठीक है, और ये प्रोग्रामेबल, अगर ये प्रोग्राम आपके रोम से चला गया मतलब आपका CPU जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब CPU एज इन आपका PC जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन नहीं करेगा, वो स्टार्ट तो हो जाएगा बट वो फंक्शन नहीं करेगा अभी। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ साथियों, कि जो EP रोम है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि साथियों, रीड ओनली मेमोरी, इसको केवल एक बार राइट किया जाता है और इसको नंबर ऑफ टाइम्स हम रीड कर सकते हैं। बट EP रोम में हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज भी कर सकते हैं, मतलब इसको इरेज करके दोबारा राइट किया जा सकता है। ठीक है, EEP रोम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको इरेज जो किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाएगा इसको। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, EP रोम और EEP रोम का, इसको हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको इरेज कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ठीक है, और आपको मैंने ये बताया कि जो रोम है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, बायोस का, और बायोस का फंक्शन अभी हम कवर करेंगे अगली स्लाइड में। देखो जी, तो सबसे पहले हम बायोस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, बायोस क्या होता है, बायोस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म एक एग्जाम में पूछी गई थी कि बायोस की फुल फॉर्म क्या है। अब ये होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, आपका ये बायोस लोड होता है, और बायोस जो लोड होता है इसका काम है साथियों दो चीज़ों को इंश्योर करना, कि आपके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हुए हैं, मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे हुए हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरी बात, आपका जो सिस्टम क्लॉक होता है, आपने कभी देखा होगा, आपने सिस्टम बंद कर दिया और आपकी जो क्लॉक है वो वापस से उसी टाइम पे सेट हो जाती है, जो करेक्ट टाइम होता है। तो उसको मेंटेन करने का काम जो होता है वो भी किसका होता है, बायोस का होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि बायोस के 2 काम होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम का, और इसको इंस्टॉल किया जाता है किसमें, रोम में। ठीक है, और एक ये चीज़ क्लियर हुई। अब मैंने आपको बताया था कि मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको EP रोम और EEP रोम में।
तो साथियों ईपी रोम का फुल फॉर्म था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें जो इरेजिंग का प्रोसेस होता है, मतलब इरेज तो दोनों में हो रहा है, बट इसमें जो इरेजिंग का प्रोसेस होता है उस पर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को अगर इरेज करना चाहो, मान लो ये बहुत सारा पार्ट है इसमें, ठीक है, मैंने बनाया ये बहुत सारे पार्ट है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को इरेज कर दूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर संभव नहीं है, बट वो चीज़ यहाँ पॉसिबल हो पाती है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोर्शन को इरेज करना है ना, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, बट वो चीज़ आप यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई ईपी रोम और ईईपी रोम में। अब देखो ये मैंने यहाँ पर इनकी क्या दी हुई है, अपनी एब्रीवेशन दी हुई है, और ये जो एब्रीवेशन थी ईईपी रोम की, ये कहाँ पूछी गई थी, एनटीपीसी के लेवल 5 पेपर में, अभी जो पेपर हुआ था ना 2022 में, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी। रोम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वॉम रोम को ही दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, वॉम से, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है जी। एक बार हम लिखेंगे और हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स इसको रीड कर सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम है इसमें स्टोर होता है, तो वो होता है बायोस। बायोस के बारे में जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे। अब ये देखो, अब देखो साथियों, अब हमने रोम तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे रैम। तो रैम जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डायनेमिक रैम, एक होती है स्टैटिक रैम। दोनों में फ़र्क क्या होता है? अब डायनेमिक रैम जो है ना, अब वो नाम से ही पता चल रहा है भाई, डायनेमिक मतलब इसमें मूवमेंट हो रही होगी, तो इसमें रिफ्रेश करने की आपको ज़रूरत होती है। डायनेमिक रैम में बार बार इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये जो रैम होती है ना, इन दोनों में, ये स्टैटिक रैम जो होती है ये थोड़ी फास्टर होती है, मतलब इसमें आपको यहाँ पर रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं ना, उसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आप रैम को जो है वो फ्री कर रहे हो बार बार, क्योंकि रैम का काम क्या आता है, रैम का मेनली काम ये होता है कि ओनली, मान लो आपके हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर है, अब वहाँ से आपने, मान लो आप, मैं बोलता हूँ आपने से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोग्राम चलाया, आपने कोई म्यूजिक प्लेयर चलाया, तो वो म्यूजिक प्लेयर जो है ना, वो उठ के सबसे पहले लोड कहाँ होता है, रैम में लोड होगा, ठीक है। अब वो रैम जो है, उस रैम को, जैसे म्यूजिक प्लेयर का काम खत्म हो जाएगा, उस रैम को उससे वहाँ से क्या करना, फ्री करना होता है, ठीक है। अब वो प्रोग्राम को वहाँ से अगर फ्री करना है, तो आप क्या कर रहे होते हो, बार बार उसको रिफ्रेश करते होते हो, उसको क्लियर कर रहे होते हो, क्योंकि उसका जो साइज़ है ना साथियों, वो बहुत छोटा होता है कंपेयर टू आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। आपने सुना होगा जो रैम आपको देखने को मिलती है मार्केट में, वो नॉर्मली 4 GB 5 GB 8 GB की मिलती है, जबकि हार्ड ड्राइव का जो अगर हम उसके कंपैरेटिवली हार्ड ड्राइव की बात करें स्टोरेज की, तो वो होती है 500 GB या 1 TB तक, ठीक है। तो उसके काफ़ी गुना होती है वो। तो रैम को जो है हमने बार बार रिफ्रेश करना होता है ताकि उसका स्पेस जो है वो खाली होता है, ठीक है। तो डायनेमिक रैम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, बट इस चीज़ की ज़रूरत आपको कहाँ नहीं करनी पड़ती, स्टैटिक रैम में। तो स्टैटिक रैम में आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसलिए वो क्या होती है, बहुत फास्टर होती है। बट जैसी चीज़ आपकी फास्टर होगी तो वो क्या हो जाएगी, कॉस्टलियर भी हो जाएगी, और ये काफ़ी चीप होती है और ये स्लोअर होती है। इसके बाद मैंने एक नाम लिखा हुआ है एसएस रैम, मतलब सिंक्रोनस स्टैटिक रैम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो साथियों ये जो ऊपर दोनों रैम लिखी हुई है ना, तो यहाँ पे मैंने क्लॉक साइकिल लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने बोला है क्लॉक साइकिल। तो क्लॉक साइकिल का मतलब क्या होता है, अब जो सिंक्रोनस एस रैम होती है ना, इसमें आप बस इतना जान लो अपने एग्जाम के लिए कि इसमें क्लॉक साइकिल चलती है, और उस क्लॉक साइकिल के चलते हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन होता है, एक प्रॉपर वे में स्टोरेज कहाँ की जाएगी, ठीक है, इसके बाद कौन सा डाटा लिया जाएगा, वो प्रॉपर क्लॉक साइकिल मेंटेन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, जो कि इन दोनों केसेस में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो बस आप इतना जान लो कि यहाँ पर क्लॉक साइकिल होती है, यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। इसके बाद सिक्वेंशियल एक्सेस मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट एक्सेस मैं आपको बता चुका हूँ, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इसके बारे में जान लेते हैं। और ये जो मैग्नेटिक डिस्क थी, इसमें आपको कौन सी एक्सेस मिलती है, डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस आपको मैग्नेटिक टेप्स हुई, रील्स हुई, इन सब में देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या आती है, हार्ड डिस्क और आपकी फ्लॉपी डिस्क। तो HDD और एक आपने करंट में सुना होगा SDD, ठीक है। इसकी कमेंट में आपको फुल फॉर्म बतानी है कि SDD और HDD में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी। तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये किस में आएंगी, ये मैग्नेटिक डिस्क में आएंगी, ठीक है जी। और मैग्नेटिक डिस्क में क्यों, क्योंकि इसमें जो स्टोरेज प्रिंसिपल होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है जी। तो स्टोरेज इसमें मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर किया जाता है, और ऑप्टिकल डिस्क में स्टोरेज किसके बिहाफ पर किया जाता है, लाइट के बिहाफ पर, ऑप्टिक्स आपने पढ़ी होगी, ठीक है, लाइट से रिलेटेड है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले CD, फिर DVD, फिर CD राइट, रीड एंड राइट, ठीक है, फिर BRD। आपको पता होगा CD दो टाइप की होती हैं, एक को हम रीड एंड राइट नहीं कर सकते, एक को हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, इसलिए मैंने 2 CD लिखी हुई है यहाँ पर। BRD होती है ब्लू रे डिस्क, HVD होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछी गई थी HVD की, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगेन आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन भी साथियों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए एक जनरल रिमाइंडर कि मैं 2 चीज़ की PDF ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। सबसे पहले शॉर्टकट की, ठीक है जी, शॉर्टकट की,
और ये शॉर्टकट की प्राइमरली MS ऑफिस की हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और दूसरी है एब्रीवेशंस, जितनी भी फुल फॉर्म है ना वो मेजर एब्रीवेशन जो है उनकी PDF मैं कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन भी साथियों को करना है एक्सेस वो जाके टेलीग्राम चैनल पे इसको सर्च कर सकते हैं इसी नाम से, और वहाँ से डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। अब साथियों देखो, ये जो CD, DVD, CD राइट, BRD और HVD है, इनमें क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क में HVD की होती है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4 से 6 TB तक होती है। और जो BRD होती है ना, ये लेयर्ड फॉर्म में होती है। अगर ये सिंगल लेयर्ड है, मतलब एक ही तरफ है डाटा स्टोर किया जा रहा है, तो उसे सिंगल लेयर बोलेंगे, और दोनों तरफ डाटा स्टोर किया जाता है उसको डबल लेयर बोलेंगे। तो डबल लेयर में ये 50 GB तक जाती है और सिंगल लेयर में ये 25 GB तक जाती है। ठीक है जी। अब CD राइट कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, इसका साइज आपको पता होगा 700 से 800 MB होता है। और इसके बाद DVD का साइज कितना होता है, 4.5 GB के आसपास, 4.7 GB टू बी प्रिसाइज। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क अगेन 700 MB के आसपास। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो जी, इलेक्ट्रिकल डिस्क, अभी तक हमने कौन सी पढ़ी थी, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ ली। ठीक, उसके बाद हमने ऑप्टिकल डिस्क पढ़ ली। और इन सब में साथियों कैसा एक्सेस दिया जा रहा है, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्क। इलेक्ट्रिकल डिस्क में क्या आएगी, फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी क्या होती है साथियों, फ्लैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें कि आप स्टोरेज कर सकते हो। इवन आपकी जो पावर है ना, अगर वो कट ऑफ भी हो जाती है तो स्टोरेज में स्टिल जो डाटा रहता है वो रिमेन रहता है, मतलब डाटा वहीं पर रहता है, डाटा आपका लॉस नहीं होगा जैसी पावर कट ऑफ होगी, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता था, रैम में। तो वो सारी मेमोरी कैसी मेमोरी कहलाती है, फ्लैश मेमोरी। इसका एग्जांपल आपने सुना होगा फ्लैश ड्राइव, USB को फ्लैश ड्राइव बोला जाता है। और USB की फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्जाम में, तो इसलिए मैंने लिखी हुई है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब याद करो, लेक्चर पहले वाला लेक्चर याद करो, मैंने वहाँ पर आपको बसेस के बारे में बताया था। बसेस का काम क्या होता है, डाटा को ट्रांसफर करना। और यहाँ पर ये जो डाटा है ये भी ट्रांसफर कर, अब USB जो होता है इसमें भी तो डाटा का ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए आप इस नाम को लिंक भी कर पा रहे होगे। ठीक है जी। अब एक होते हैं मेमोरी कार्ड्स, तो मेमोरी कार्ड्स भी कैसे होते हैं, फ्लैश मेमोरी टाइप। ठीक है जी, ये क्लियर हुई। कुछ मैंने यहाँ पर इन फुल फॉर्म लिखी गई है, इनको आप देख सकते हो, SCSI, ATA, SATA, IDE। ठीक है, ये SATA आपको हार्ड डिस्क के उसमें दिखती होगी कई बार, SATA और PATA। ठीक है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी। अब देखो, हमारा जो लेक्चर था ना, हमारा जो टॉपिक था साथ वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि 1-2 सीरीज़ हमने शुरू की हुई हैं, जैसे पॉलिटी की सीरीज़ है। एक सेकेंड जी, हाँ जी। तो पॉलिटी की जैसे सीरीज़ है, इसके हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो जिस भी भाई को इसको देखना है वो जाके इसको देख सकता है। साथ ही साथ रीजनिंग के बेस्ट 3 एक्सपेक्टेड पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तो उनको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। जिनको PDF से रिवाइज करना है वो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली CRPF के जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, बेस्ट क्वेश्चन थे, उनको हमने प्रैक्टिस कराया इस पर्टिकुलर वीडियो में। और इसके है ना साथियों, एक पार्ट अपलोड हुआ है, इसके 2 से 3 पार्ट बनेंगे। सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, बट आप टेंशन फ्री रहे। ठीक है, थोड़ा जैसा मेरे को टाइम मिलता है ना, क्योंकि मैं साथ ही साथ जॉब भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। तो जितना भी टाइम हमें मिलता है उतनी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए, मतलब उतने एफर्ट्स हम डालें। ठीक है, बट आप ऐसा ना समझें कि इन चीज़ों को हम भूल गए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ इंडिविजुअली, और आप टेंशन फ्री रहें, आपको जल्दी ये जो है लेक्चर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ ये हमारी कमिंग वीडियो है, ये 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी। इसमें हमने मार्च 2023 के 30 अपॉइंटमेंट हुए थे साथियों। ठीक है, वो 30 के 30 अपॉइंटमेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे विद MCQ, और उनके साथ जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ठीक है, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहती है उनके साथ। ठीक है, ये वीडियो जल्दी आने वाली है, तो इन वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, जल्दी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, और जय हिंद। ठीक है।